बादल, देखो बाहर कितनी तूफानी बारिश है। छत से पानी टपक रहा है और भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आज कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, बाहर इतनी तेज बारिश है, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए भोजन लेने। अच्छा, अगर मुझे भोजन नहीं लाकर दे सकते थे तो क्यों की मुझसे शादी। बिजली, अब तुम इतना कह ही रही हो तो जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकल जाता है। बादल कौवा उड़ते उड़ते कबूतर के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, अगर उसे कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हें तो पता है इतनी तेज बारिश में और मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। तुम मुझे अपने खेत में से एक मकई का भुट्टा दे दो। बादल, तुम्हारा तो काम ही यही है, जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर। ये सुनकर बादल कौवा रोने लगता है। ओह, कबूतर यार, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए मकई का भुट्टा ना लेकर गया तो वो मुझे डंडे से मारेगी। कबूतर को बादल कौवे पर दया आ जाती है, इसलिए कबूतर बादल से कहता है, ठीक है, जाओ मेरे खेत में से एक भुट्टा लेकर चले जाओ। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी कबूतर के भुट्टे के खेत में चला जाता है। मैं एक नहीं बल्कि 4-4 भुट्टे लेकर जाऊंगा, थोड़ी ना उस कबूतर को पता चलेगा। फिर बादल कौवा मकई के 4 भुट्टे तोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बादल कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मैं ये भुट्टे खा लेता हूँ और फिर बिजली के लिए कबूतर से और भुट्टे मांग लूंगा। बादल कौवा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से वो भुट्टे खाने लगता है। वो भुट्टे खाकर फिर से कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ कौवे, अब क्यों रो रहे हो? कबूतर यार, जो भुट्टा तुम्हारे खेत से लेकर गया था वो रास्ते में बूढ़ी बुलबुल ने ले लिया। बेचारी बूढ़ी बुलबुल बैठी रो रही थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो भुट्टा उसे दे दिया। और जब मैं बिना भुट्टे के घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझे डंडे से बहुत मारा। कौवे, तुमने बुलबुल की मदद करके बहुत अच्छा किया। ठीक है, तुम जाओ और मेरे खेत से एक भुट्टा और तोड़ लो। बादल कौवा खुशी खुशी खेत में जाता है और 2-3 भुट्टे तोड़कर घर ले जाता है। बहुत स्वादिष्ट। बादल जी, ये भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट है। बिजली, तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर की बहुत मेहनतें की, तब जाकर उसने मुझे ये भुट्टे दिए। पति जी, चुपचाप चोरी कर लिया करो, उस गंदी आंखों वाले से पूछने की भला क्या जरूरत है। बिजली, वो बहुत चालाक कबूतर है, मुझे किसी न किसी तरह पकड़ लेगा। पति जी, वो गंदी आंखों वाला जितना भी चालाक हो मगर मुझसे चालाक नहीं हो सकता। अगली सुबह हो जाती है। चलो बादल, चलते हैं, इतनी तेज बारिश में वो कबूतर थोड़ी ना खेत पर होगा। हाँ बिजली, चलते हैं और उस गंदी आंखों वाले को डराकर पूरे खेत का सफाया करते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कबूतर तो आज छाता लिए खेत में ही बैठा था। बिजली, अगर इस कबूतर ने देख लिया तो बहुत मारेगा। तुम चुप कर जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर भैया, तुम यहाँ बैठे हो और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर था वो पेड़ बिजली गिरने से टूट गया है और तुम्हारा घोंसला भी टूट गया। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर टूट गया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर जल्दी से छाता लिए वहाँ से अपने घर की ओर उड़ता है। देखा बादल जी, ये कबूतर बहुत चालाक बनता है, अब हम पेट भर कर खाएंगे भुट्टे। फिर बिजली कभी और बादल कौवा कबूतर के खेत में घुस जाते हैं। वो मजे मजे से भुट्टे तोड़कर खाने लगते हैं। कबूतर भागा भागा अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी कोमल चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतनी हड़बड़ी में भागे क्यों जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मुझे अभी बिजली ने बताया कि जिस पेड़ पर मेरा घर था वो बिजली गिरने से गिर गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं वहीं से आ रही हूँ। आपका पेड़ और घर बिल्कुल ठीक है। तो फिर चिड़िया बहन, उस कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
कबूतर भैया, वो पति पत्नी तो हैं ही चोर। वो जरूर तुम्हारे खेत से चोरी कर रहे होंगे। क्या? अब मैं उन्हें मजे से भुट्टे खिलाऊंगा। देखता हूँ मैं अभी उन्हें। फिर कबूतर वहाँ से एक लाठी लिए वापस भागता है। वो कप्पे तो मजे मजे से भुट्टे खा रहे थे। काले कपो, आप कहाँ जाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबूतर कबूतर भैया, हम तो देख रहे थे कि भुट्टे मीठे हैं कि कड़वे। हाँ हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कबूतर डंडे से उन दोनों की पिटाई करता है। बचाओ बचाओ। बिजली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कबूतर बहुत मारेगा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनती। वो पति पत्नी बहुत शोर मचाते हैं। तभी कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, छोड़ दे अभी नहीं। कबूतर उन कपों को छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और कबूतर अपने खेत के सारे भुट्टे तोड़ लेता है। कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाता है और सभी पक्षियों को दो दो भुट्टे देता है। बादल जी, वो गंदी आंखों वाला सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहा है, क्या हमें भी देगा? चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, जंगल के सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहे हो, हमें भी दे दो। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे चोरों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिजली और बादल, भुट्टे तो हमने भी खा लिए। तुम दोनों ने मार खाकर भुट्टे खाए और हमने ये मुफ्त में खा लिए। इसलिए दोबारा कभी चोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल बहुत मासूम और मेहनती चिड़िया थी। इसका पति बंटी चिड़ा महारानी चील का सिपाही था, जो अक्सर महारानी चील के साथ दूसरे जंगलों के दौरे पर रहता था। बंटी चिड़े की माँ सवित्री को अपने आप पर बहुत गरूर था। अरे ओ कोमल, ये क्या सड़े हुए दाने लाई है? मैंने तुझे कहा था ना कि शाही बागीचे से अंगूर लेकर आ। मुझे लगता है अब तेरे ये पर काटने ही पड़ेंगे। आजकल तो बहुत उड़ने लगी है। माँ जी, आजकल शाही बागीचे पर उन कपों का पहरा है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बहाने मत बना। अगर कल तक मुझे अंगूर ना मिले तो तू इस घर में नहीं रहेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इसे नहीं मालूम था कि सावित्री उन पति पत्नी कपों के साथ मिलकर कोमल को रास्ते से हटाना चाहती है। इसलिए वो जानबूझकर कोमल चिड़िया को वहाँ भेजना चाहती है। एक रात कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी कि शोर से अचानक उसकी आँख खुलती है। वो चुपके से दरवाजे के पीछे से देखती है। अरे, कितनी रात है और माँ जी इस समय कहाँ जा रही हैं? माँ जी के पीछे जाती हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। कोमल चिड़िया चुपचाप अपनी सास के पीछे उड़ने लगती है। सावित्री उड़ते उड़ते एक काली गुफा में चली जाती है। कोमल चिड़िया भी अपनी सास के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है और वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देखती है। वहाँ जो मंजर वो देखती है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। माँ जी, काम हो जाएगा। हमने वो जड़ी बूटी तैयार कर ली है। बस इसे अपनी बहू कोमल के खाने में मिला दें, वो पागल हो जाएगी और फिर जंगल के सभी पक्षी उसे पागल समझकर अपने जंगल से निकाल देंगे। हाँ हाँ माँ जी, बादल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बदले में हमें वो सोने का हार चाहिए जो कोमल चिड़िया के पास है। इसकी माँ की निशानी है वो। हाँ बिजली, मुझे सब मंजूर है। बस किसी तरह इस चिड़िया से जान छूट जाए मेरी। मेरा बेटा तो इसके प्यार में अंधा हो चुका है। उसे मेरी कोई बात भी सुनाई नहीं देती। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है कि इसकी अपनी सास इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से घर लौट जाती है। अगली सुबह सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू, आज मैंने घर में दावत रखी है। तोता, कबूतर, बुलबुल सब आएंगे। बस तो सभी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना देना। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। जब कोमल चिड़िया अपने कमरे की ओर जाती है तो पीछे से सावित्री रसोई में चली जाती है।
चिड़िया भी दरवाजे के पीछे सब देख रही थी। सावित्री चिड़िया के बनाए हुए भोजन में वो जड़ी बूटी मिला देती है। अब जब ये चिड़िया भोजन खाएगी हमेशा के लिए सो जाएगी। ऐसा कहते हुए सावित्री रसोई से चली जाती है। तभी सभी पक्षी भी आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मैं और भोजन भी नहीं बना सकती। माँ जी, रसोई से तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ हाँ तोते बेटा, सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है। कोमल जल्दी से भोजन लेकर आ। अगर ये जड़ी बूटी वाला भोजन बाकी पक्षियों ने खा लिया तो वो भी बीमार हो जाएंगे। चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बर्तन से सारा खाना नीचे गिरा देती है। आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी रसोई में आ जाते हैं। हाय हाय, देखो पक्षियों, ये कितनी बदतमीज चिड़िया है। इसने सारा खाना नीचे गिरा दिया ताकि आप सब भूखे रहें। तभी वहाँ बिजली कभी भी आ जाती है। माँ जी, सुना है आपकी बहू रात को चोरों की तरह बाहर घूमती है। हो ना हो ये आप पर कोई काला जादू कर रही है। मैंने इसे रात काली गुफा के पास देखा था। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। ये सब बातें सुनकर सभी पक्षी शक में पड़ जाते हैं। गुस्से में आकर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, कोमल, क्या ये सच है? तुम रात को बाहर गई थी? पति जी, अगर मैं सच कहूँगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। बंटी, इतनी रात को कोमल अब कहाँ जाएगी? आज की रात इसे घर में रह लेने दो। सुबह होते ही जो भी फैसला करना हुआ कर लेना। पक्षियों के कहने पर बंटी चिड़ा मान जाता है। कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। सच्चाई बाहर लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह कोमल चिड़िया ने एक चाल चली। इसने शोर मचा दिया। ये क्या? माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, मेरा सोने का हार नहीं है। न जाने मेरा हार कहाँ गायब हो गया। लगता है कोई चोर उसे चुरा कर ले गया होगा। कोमल चिड़िया ऐसे शोर मचा रही थी। आसपास के पक्षी ये सब सुन रहे थे। बादल, वो हार जरूर उस बुढ़िया ने ही चुराया होगा। हाँ बिजली, रात होने दो, हम उस बुढ़िया के कमरे से वो हार चुरा लेंगे। रात हो जाती है। रात के अंधेरे में बादल कप्पा और बिजली का भी हार चुराने के लिए सावित्री के कमरे में घुस जाते हैं। जब सावित्री की आंख खुलती है तो वो कप्पों को देखकर डर जाती है और वो समझती है कि वो कप्पे उसे मारने आए हैं। अरे बादल, बिजली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो मिलकर फैसला किया था ना कि उस चिड़िया को घर से निकालेंगे। हाँ बुढ़िया, अब हमें ये हार भी चाहिए और घोंसला भी। बादल, इस बुढ़िया को भी मार दो, ये हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। फिर बादल कप्पा अपनी तेज चोंच से सावित्री पर हमला कर देता है। सावित्री की चीखें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा वहाँ आ जाते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए बंटी चिड़ा भी कप्पे पर हमला करता है, लेकिन कप्पा बहुत शक्तिशाली था। वो बंटी चिड़े को भी घायल कर देता है। जब बादल कप्पा आखिरी वार करने लगता है तो कोमल चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बड़ी लकड़ी से बादल कप्पे की आंख पर वार करती है। बादल कप्पा दूर जाकर गिरता है। खबरदार कप्पो, अगर मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो। तभी चीकू तोता कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं और वो बिजली बादल को पकड़ लेते हैं। सावित्री घायल जमीन पर पड़ी थी। कोमल चिड़िया अपनी सांस को उठाती है। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे समझ आ गया था कि जिस बहू को वो दुश्मन समझ रही है, इसी ने इसकी जान बचाई है। सावित्री रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटे, मुझे माफ कर दो। दोषी कोमल नहीं, मैं हूँ। मैंने इन कप्पों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश की। मैं इस काबिल नहीं कि इस घर में रहूं। नहीं माँ जी, दुश्मन वो नहीं जो सामने हो, दुश्मन वो होता है जो हमारे दिल में नफरत पैदा करे। आपने अपनी गलती मान ली, यही मेरी जीत है। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर बादल कप्पे और बिजली कप्पे के पर काटकर उन्हें जंगल से बाहर फेंक देते हैं ताकि वो कप्पे फिर से किसी परिवार को बर्बाद न करे।
जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और सब्र के सामने इसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और याद रखें, घर तभी बनता है जब सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझ ले। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है।
तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद के पास जाती है। उल्लू वैद बिजली कवि को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ मानो चिड़िया एक गरीब किसान पक्षी की बेटी थी, वहीं चंदू चिड़ा जंगल के अमीर ठेकेदार पक्षी का बेटा था। जैसे ही चंदू के पिता को ये सब पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहता है, चंदू, तू मेरा इकलौता बेटा था और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मैंने तो सोचा था कि दूसरे जंगल की अमीर चिड़िया से शादी करेगा और उसके बाद मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पापा, मैं मानो से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। सुन ले चंदू, तुझे ना ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही मेरा साथ। फिर चंदू चिड़ा अपने पिता का घर छोड़ देता है। चंदू चिड़ा मानो चिड़िया से शादी कर लेता है और वो दोनों एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। चंदू चिड़ा अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। ऐसे ही एक दिन जब चंदू चिड़ा लकड़ियाँ काट कर बाजार बेचने गया हुआ था, तो एक बूढ़ी कवि मानो चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, तेरा भला होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगी। मानो चिड़िया को बूढ़ी कवि पर दया आती है। आप तो मेरी माँ के समान हैं, आप अंदर चलिए, मैं आपको भोजन भी देती हूँ और पानी भी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी कवि को भोजन ला कर देती है। बूढ़ी कवि वो भोजन खा लेती है। बेटी, ये तो तुमने बहुत कर दिया। मुझ जैसी बूढ़ी लाचार की तुमने मदद की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तू, तेरा पति और तेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। मानो चिड़िया ये बात सुनकर हैरान होती है। माँ जी, आपके आशीर्वाद का धन्यवाद, लेकिन मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है। मैं और मेरे पति ही इस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे सब पता है। तू गर्भवती है, बस तू अपने और अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रखना। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे पूरे 7 बच्चे होंगे। अच्छा बेटी, थोड़ा सा और पानी देना। मानो चिड़िया को बूढ़ी कवि की बात समझ नहीं आती और वो रसोई से पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी लेकर वापस आती है तो वहाँ वो बूढ़ी कवि नहीं थी। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई और वो क्या कह रही थी? शाम को चंदू चिड़ा जब घर आता है तो मानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मानो, तुम किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। तुम गर्भवती हो, ये तो कोई भी तुम्हें बता देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम 7 जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मानो चिड़िया 7 अंडे देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उनकी पड़ोसन बिजली कवि जब मानो चिड़िया को देखने आती है तो 7 बच्चों को देखकर हैरान होती है। चंदू, तू तो पहले ही अपनी पत्नी और अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, अब ये 7 बच्चों को कैसे पालेगा? ये ऊपर वाले ने तुम पर तो जुल्म कर दिया है। ऐसा मत कहिए बिजली बहन, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। मेरे बच्चे अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आए होंगे। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा।
मानो चिड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले हैं, जो हमेशा मेरा साथ देने को तैयार हैं। अब मानो चिड़िया अपने सातों बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। दूसरी ओर चंदू चिड़ा दिन रात लकड़ियाँ काटता और पहले से दुगनी मेहनत करता था। ऐसे ही समय बीत जाता है। मानो चिड़िया के बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं। मम्मा, सभी पक्षियों के दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी कहाँ हैं? तभी मानो चिड़िया की छोटी बेटी बोलती है, हमारे दादा गंदे हैं, हमारी मम्मा और पापा दोनों को पसंद नहीं करते और वो हमें भी पसंद नहीं करते, तभी तो वो हमारे पास नहीं आते। ये सुनते ही मानो चिड़िया अपने बच्चों को डांटती है और उन्हें कहती है, बच्चों, ऐसी बात नहीं करते। आपके दादाजी हमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे बाहर खेल रहे थे। भैया, वो देखो, नदी के पास कोई पानी में डूब रहा है। हाँ बहना, तुम सच कह रही हो, चलो सब मिलकर उसे निकालते हैं। वो सातों बच्चे नदी पर जाते हैं और उस डूबते हुए चिड़े को बचाते हैं। अंकल, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी से निकाल दिया। पानी पीते हुए मेरा पाँव फिसल गया था और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम सब ना आते तो आज मैं मर जाता। बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं मिलकर उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकल, मेरे पापा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। वो तो बाजार लकड़ियाँ बेचने गए होंगे। और मम्मा सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती हैं और कपड़े भी सिलाई करती हैं। बच्चों, ऐसा क्यों है? आपके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं? अंकल, मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो विदेश के जंगल में जाकर नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पिता इसी जंगल में रहते हैं। वो बीमार हैं, इसलिए मेरे पिता भी चाहते हैं कि वो इसी गांव में ही रहे। अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अंकल, मेरे पिता का नाम चंदू है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। फिर उसे पता चलता है जो 7 बच्चे उसके सामने खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पोते पोतियां हैं। बच्चों, मुझे अपने घर ले जाओ। फिर मानो चिड़िया के बच्चे अपने दादा को लेकर घर आते हैं। पिताजी, आप इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं इसी जंगल में रहूंगा तो आप मुझे मिलने कभी ना कभी जरूर आएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। फिर चंदू का पिता अपने बेटे, बहू और सारे बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी,
मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली का बी और बादल का बी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया